हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में आज हम जो लेसन 6 आपका चल रहा था 12th क्लास की फिजिक्स में, तो उसका ये तीसरी वीडियो रहेगी। और इस वीडियो में आज देखिएगा टॉपिक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ई बोले तो विद्युत वाहक बल की निर्भरता, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश, ये सारी चीज़ें हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या, पुरानी चीज़ें रिवीजन कर ले करो। और वैसे मैं करा ही देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों के रिवीजन तो मैं अपने आप करा देता हूँ। देखिएगा, हमने कल पढ़ाया था आपका ये कोई कुंडली है और ये कोई चुंबक है। जब कुंडली और चुंबक के बीच, या चुंबक या कुंडली या चुंबक के बीच गति होती है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना था याद है? और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते थे। वो हम ज्यादा नहीं बता रहे, हमें बस इतना पता है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? विद्युत वाहक बल E बराबर -N d∅/dt ये होता है। ठीक है, अब यहां से आपका ये तो विद्युत वाहक बल का मान हो गया। यही दूसरा नियम था। किसका दूसरा नियम था? फैराडे का प्रथम नियम था ये। जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच गति होती है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह विद्युत वाहक बल, इस विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये था नियम। तो बाकी डिटेल्स पूरी बता रखी है हमने। अब यहां से आप ये चीज समझिए कि ये जो V है, हमें तो ये करना है कि E विद्युत वाहक बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहां से इसकी निर्भरता निकालेंगे। अब हम E की निर्भरता क्या है? E की निर्भरता, E का मतलब क्या है? विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसकी निर्भरता पहली कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जितने ज्यादा कुंडली में जितने ज्यादा फेरे होंगे विद्युत वाहक बल का मान भी उतना ही ज्यादा होगा, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो मतलब क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। पहली बात। दूसरी कि यह फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, या ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसे बोल सकते हो। या यह यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है, या अनुक्रमानुपाती होता है, या उस पर निर्भर करता है। ठीक है, जितना ज्यादा फ्लक्स परिवर्तित होगा उतना ही विद्युत वाहक बल का मान ज्यादा होगा। तीसरी चीज, ये इस चीज पर निर्भर नहीं करता है, फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है। ये फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। आप कभी भी ऐसे मत लिख देना कि सर ये ऐसे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, इसको d∅ लिख दिया और E समानुपाती 1/dt लिख दिया। ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। ये एक शब्द बोला गया है यहाँ पे, फ्लक्स परिवर्तन की दर, और ये फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, लेकिन ना तो फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है, ना ही समय परिवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। ठीक है, और चौथा, इसमें कहीं पर प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, तो यानी किसी कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो प्रतिरोध पर भी निर्भर नहीं करता है। समझ आ गई? ना तो ये फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है और ना ही ये प्रतिरोध पर निर्भर करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं, एग्जामिनर का पॉइंट बन जाता है, आप प्रैक्टिकल्स वगैरह का, और BSc वगैरह में काफ़ी अच्छा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तुम्हें पता होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। आप अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। हमें प्रेरित धारा निकालनी है। चलो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ प्रेरित धारा, आगे इस बाद में निकाल दूंगा। प्रेरित धारा कैसे निकलेगी? देखो, आप नॉर्मली जानते हो V बराबर क्या होता है? IR होता है, तो इसीलिए इंप्लाइज कर जाएगा I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। ठीक है, समझ में ये बात?
लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा हमने कही है, और आप जानते हो कि V बराबर E होता ही है, मतलब ये E क्या है, विद्युत वाहक बल होता है, और V विभवांतर होता है। विभवांतर की हमने परिभाषा बताई थी, दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य, और विभवांतर विद्युत वाहक बल की परिभाषा बताई थी, यानी कि V और E में सिर्फ इतना अंतर होता है, इसका मात्रक भी सेम वोल्ट होता है, इसका मात्रक भी सेम वोल्ट होता है, इसका भी क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी W/Q होता है, इसका फॉर्मूला भी W/Q होता है। बस थोड़ा सा अंतर होता है कि ये सेल सहित पूरे परिपथ में किया गया कार्य होता है, और ये केवल दो बिंदुओं के बीच कार्य होता है। तो मतलब ये कि ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, और ये ज्यादा होगा। ये हमने जब विद्युत वाहक बल, और देखो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक या कोई भी मैथ की एक्सरसाइज नहीं आया करे, तो आप सिर्फ जो भी टॉपिक नहीं आ रहा, पूरी फिजिक्स का, पूरी केमिस्ट्री का, तो उस टॉपिक का नाम डालो और पीछे लिख दो भाई मनोज सर, तो अपने आप हमारा एक्सप्लेनेशन पूरा निकल आएगा, हमारी वीडियो आ जाएगी, वहाँ पर देख लेना, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच में बहुत सारा डिस्कस किया है, वहाँ पे आप देख सकते हो। अभी फिलहाल के लिए ऐसा समझो कि यदि यहाँ पे V नहीं दे रखा, E दे रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर E/R हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम प्रेरित धारा निकाल रहे हैं, तो माना किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल E तथा प्रेरित धारा I है, तब ये हिंदी थोड़ी इतनी लिख देनी है, तब प्रेरित धारा E/R हो जाएगा, प्रेरित धारा, ठीक है। R इस कुंडली का प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये E बराबर जानते हैं, E बराबर कितना है, इसको पहले तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1/R इंटू E, 1/R इंटू E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू देखो ये -N d∅/dt ये होती है। तो नॉर्मली -N d∅/dt और R इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रेरित धारा निकल आई आप, ठीक है। अब नॉर्मली ये प्रेरित धारा आ गई, और इस प्रेरित धारा की दिशा हम निकालते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के प्रेरित धारा की दिशा किसी भी कुंडली में या किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकाली जाती है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या होता है वो भी समझ लो। ये दाया, ये बाया, समझ रहे हो। वैसे नॉर्मली जो कहते हैं, जो रोटी खाते हैं वो दायां हाथ, दाहिना बायां, ठीक है। राइट हैंड को दायां हाथ कहते हैं और लेफ्ट को बायां कहते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड का नियम है, इसमें देखो ये अंगूठा, इसको तर्जनी उंगली और इसको मध्यमा उंगली, मध्यमा उंगली, तर्जनी उंगली और अंगूठा। फिर से तर्जनी उंगली, देखो ये हो गया आपका अंगूठा, ठीक है, और ये हो गई आपकी मध्यमा उंगली, ठीक है, और ये हो गया आपका ये तर्जनी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसा करके बना दिया मैंने, समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका अंगूठा, ये हो गई तर्जनी उंगली, और ये होगी मध्यमा। देखो यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली तर्जनी उंगली तथा मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैला कर रखें कि वो तीनों एक दूसरे के कैसे हो, लंबवत हो। देखो मतलब देखो ये तो 90 अंश का बनी रहा है इनके बीच में, और इसको मैं इस तरीके से फैला रहा हूं, देखो ध्यान से, कि ये अंगूठा सीधा, ये ऐसे करे 90 अंश बन गया, इसके बाद ऊपर गया और ऐसे गया, और ये कैसे है, तो ये इस तरीके से है। आपको मैं बता दूं कि 1 सेकंड में आपको दिखा दूं ऐसे, मतलब ये और अंगूठा ऐसे और ये ऐसे, ये तो 90 अंश का बन गया और ये ऐसे। देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बीच में 90 अंश, इसके बीच में 90 अंश, इसके बीच में 90 अंश, तो मतलब कैसे भी कर लो ये, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी तर्जनी उंगली, ये अंगूठा हो गया, और ये कौन से हो गई, मध्यमा उंगली, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसका नियम बन जाता है आपका क्या, यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली तर्जनी उंगली तथा मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैला कर रखें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा में,
अंगूठा चालक की गति की दिशा में तथा उंगली तथा तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। समझे? यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी उंगली तथा मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाकर रखें कि अंगूठा चालक की गति की दिशा में तथा तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा में होगी या प्रेरित धारा की दिशा को इंडिकेट करेगी या प्रेरित धारा की दिशा को सूचित करेगी या प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। चलते फिरते आपसे कोई पूछ ले कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बता दो, तो आप क्या कहोगे? सर, नियम तो कुछ खास है कि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैला कर रख दें कि अंगूठा, यानी कि इस प्रकार फैला कर रखें कि अंगूठा के पास वाली तर्जनी उंगली तथा मध्यमा उंगली तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो और लंबवत हों और अंगूठा चालक की दिशा में हो, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो बीच वाली उंगली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। एक बार फिर से, अंगूठा चालक की दिशा में, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो ये मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। राइट? ये नियम भी खत्म भैया। निर्भरता खत्म हो गई, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। प्रेरित आवेश बचा है, प्रेरित आवेश भी निकाल दो। चलो यहीं पे निकाल दे रहे हैं हम। Q बराबर क्या होता है? नॉर्मली Q बराबर IT होता है। ठीक है, तो भैया हम प्रेरित आवेश निकाल ले रहे हैं नॉर्मली। Q निकाल दिया तो DT लगा दूंगा मैं, कोई दिक्कत? सूक्ष्म समय में सूक्ष्म आवेश निकाल दिया तो क्या होगा? I का मान आपको पता है। प्रेरित, जब प्रेरित आवेश निकालने तो भैया प्रेरित धारा लगानी पड़ेगी। प्रेरित धारा का मान कितना है? -N/r/dt, ये है इनटू dt। तो भैया dt से ये कट जाएगा तो N/r बचेगा d/, तो ये आ गया आपका dq। समझ में आई बात? नहीं आई? तो ये प्रेरित आवेश आ गया। तो अब आपसे प्रेरित आवेश पूछेगा न्यूमेरिकल्स में, तो ये फॉर्मूला लगाना है। प्रेरित धारा पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? और इससे ज़्यादा इजी क्या लोगे? बिल्कुल बोले ना, जीरो वाली भाषा से समझाया। अब इस ये भी समझ में नहीं आया तो फिर तो बेकार है। चलो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं। और जो इस चैनल पर पहली बार दस्तक दे रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका अपना ही सेकंड चैनल है मनोज सर के नाम से, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आवर सेकंड चैनल करके। तो उस वाले चैनल को जाकर ज़रूर चेकआउट करें, उसको ज़रूर जाकर सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा, हिंदी की पूरी अच्छी तरह से तैयारी चल रही है, PDF वगैरह मिलती रहती है हिंदी के, और मैथ की तो भयंकर वाली सॉलिड तैयारी चली रही है। आपके पास मैथ है और मैथ में यदि अभी तक आपको डर लग रहा है तो हमारी वीडियो देखोगे तो बिल्कुल भी डर खत्म हो जाएगा। एक एक सवाल को बोल दो, जीरो से ही हीरो वाली क्लास चल रही है वहाँ पर, बिल्कुल शून्य से अपर तक के सवाल कराए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। तो प्लीज़ जाकर एक बार उसको देखें। देखिएगा, सब्सक्राइब करो यार जाकर, ठीक है? जय हिंद।